नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। माइनर टेस्ट 02 का सॉल्यूशन, जिसमें अपने टॉपिक थे फिजिक्स में उष्मागतिकी, केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक, बायोलॉजी में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त, हृदय, पेशी तंत्र और जनरल साइंस। जनरल साइंस में रैंडम सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिक्स के जो 15 सवाल है उनका सॉल्यूशन। सवाल नंबर पहला कह रहा है उष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या है। ठीक है, तो उष्मागतिकी का शून्य नियम है, तो मैंने बताया था कि ये तापीय साम्य वाला नियम है। जो उष्मागतिकी का शून्य नियम है वो किसका है? तापीय साम्य। तापीय साम्य बताया था कि भाई यदि ए और बी और यहाँ पे कोई सी है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि ए और बी तापीय साम्य में है, यानी कि ए और बी का ताप समान है, तापीय साम्य में है, बी और सी का ताप समान है, ठीक है, तो ए और बी का ताप भी समान होगा। ये क्या कहता है? उष्मागतिकी का शून्य नियम। यानी कि ये क्या करता है? उष्मागतिकी का शून्य नियम क्या करता है? ताप को परिभाषित करता है। उष्मागतिकी का शून्य नियम क्या करता है? ताप को परिभाषित करता है। ठीक है, ये उष्मा को परिभाषित नहीं करता। समझ गए? ये उष्मागतिकी का शून्य नियम ताप के बारे में बताता है कि ताप क्या चीज है, ताप मापने योग्य एक इकाई है। और जो तापीय साम्य है, तापीय साम्य की ये बात करता है। इसकी बात करता है तापीय साम्य। अपन ने बात की है। ठीक है, जब अपन उष्मागतिकी स्टार्ट करते हैं तो शून्यवा नियम अपन ने पढ़ा है कि जब ए और सी तापीय साम्य में, बी और सी तापीय साम्य में, तो ए और बी भी तापीय साम्य में हो जाएंगे, यानी कि ए और बी का ताप भी समान हो जाएगा। बात क्लियर? चलो सवाल नंबर दूसरा। दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में समान होता है। ये कह रहा है कि दो निकायों का जो क्या है? ऊष्मीय संतुलन है। तो ऊष्मीय संतुलन की बात करें ना, भले ही ऊष्मीय संतुलन दिया हुआ है, लेकिन इस ऊष्मीय संतुलन में भी क्या रहता है? समान क्या रहता है? ताप ही समान रहता है। ऊष्मीय संतुलन बोलो थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब समान क्या रहता है? समान इस पोजीशन में क्या रहता है? ताप ही रहता है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या? उष्मा है, ताप है, द्रव्यमान है और उष्मा धारिता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके ताप ही होगा। ठीक है, तो जो ताप है वो वही आपके इसमें सेम रहेगा ऊष्मीय संतुलन में। ऊष्मीय संतुलन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मतलब दोनों में मतलब कुल मिला के जैसे कि मतलब उष्मा हीट आ गया, नहीं। ठीक है, वो ताप सेम रहेगा। समझ गए? देखो, क्योंकि उष्मा क्या, देखो सेम बात है। आप सिंपल चीज बताऊं, आपके पास दो पात्र है, एक पात्र ए, दूसरा पात्र बी। ठीक है, अब इनकी जो उष्मा वगैरह आपको पता है किस पे डिपेंड करती है? F/2 nR डेल्टा टी। ऐसा देखा है? अब इसमें F है, F किस पे? अगर गैस अंदर कैसी है, मोनो है, डाई है, किस टाइप की है मतलब। ठीक है, तो आपको दिखने में तो लगेगा भाई जैसे कि इसका भी ताप सेम है। ठीक है, तो ये यदि आप ऊष्मीय संतुलन की बात करो ताप सेम रहेगा। ठीक है, उसमें आप इसको क्या बोलो, उष्मा के सेम रहने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उष्मा किस पे डिपेंड करती है? एफ पे। एफ जैसे कि मोनो के लिए 3 होगा, डाई के लिए 5 हो जाएगा। फिर समझ गए? हाँ, तो ये ध्यान रखना। ये भी दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में समान होता है, वो भी ताप होगा। बात क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि 0.4% होती है, तो गैस का प्रारंभिक ताप होना चाहिए। तो आपको पता है PV = nRT, और ये क्या कह रहा है? बंद पात्र। तो सीधी सी बात है, बंद पात्र बोल दिया मतलब क्या है कि V नियत हो जाएगा। PV = nRT
टी। अब इसने बोला है बंद पात्र, बंद पात्र, तो बंद पात्र है मतलब V इज इक्वल टू नियत, V नियत है, ठीक है, R नियत होता ही है, तो सीधी सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, P समानुपाती T, P समानुपाती T। तो ये कह रहा है कि यदि किसी बंद पात्र भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि कितनी होती है, 0.4 डिग्री। अब देखो P1 बाय P2 अपन ये लिख सकते हैं इसको, और T1 बाय T2। भाई इसको यदि समीकरण लिखे तो P इज इक्वल टू KT या फिर कुछ भी ऐसे, तो अपन P1 बाय P2 जो नियतांक होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो भी थे जैसे कि N और R यहाँ पे नियतांक है सेम टू सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे, P1 बाय P2 बराबर T1 बाय T2। अब जो इसी में मान रखते हैं यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ताप को क्या कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अब देखो ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया मतलब इसको ध्यान से देखना इस चीज को कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे कि बढ़ना या घटना, भले वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ो तो 1 डिग्री मतलब क्या हुआ, 1 केल्विन बढ़ गया। तो आपको चेंज हमेशा देखो, चेंज की बात आपको ध्यान देना, चेंज वाले में लोग बहुत बार होते हैं कंफ्यूज, इसको यदि आप केल्विन में मानोगे तो भी वो 1 केल्विन ही होगा, 1 केल्विन ही होगा, क्योंकि वो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि भाई चलो ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब ये 27 से हो गया, ये मान लो 1 डिग्री सेल्सियस हो गया 28 हो गया। अब इसका जो यदि मैं उसमें केल्विन में बात करूं, केल्विन में बात करूं तो इसका कितना होगा, 273 जोड़ के ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इसको देखोगे तो 301 केल्विन। तो जो केल्विन में जो बदलाव हुआ मेन वो तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो जो हमेशा जो अंतर आएगा वो हमेशा ऐसे सेम टू सेम ही रहेगा, जो सेल्सियस में है वही केल्विन में आएगा, ठीक है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं सीधा 1 जोड़ सकता हूं, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि भाई P1 और जो P2 हो रहा है वो दाब में वृद्धि 0.04, देखो 0.4% क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसी चीज लिखे, P1 का 0.4%, P1 का 0.4%, तो P1 का 0.4% कितना होगा, देखो P1 इंटू 0.4 बट्टा 100, ये पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब 2 संख्या पर पॉइंट लगाओ तो 0.004 P1, इतनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इतनी क्या हुई है, वृद्धि, ठीक है, ये तो हुई है वृद्धि, लेकिन ये अतः P2 कितना हो जाएगा, अतः P2 कितना हो जाएगा, रियल में देखोगे तो P2 हो जाएगा P1 उतना तो था ही था, और ये और बढ़ गया 0.004 P1, ये हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये आपके आ जाएगा कितना, जो भी है इसको लिख दो आप भाई 1.004 P1, 1.004 P1, ये मामला समझ गए। ठीक है, तो यहां से ये चीज अपने को यहां लिखनी है भाई, P2 कितना हो जाएगा 1.004 P1, 1.004 P1, ये हो जाएगा T1, और T2 को क्या लिखना है, T1 प्लस 1, 1 डिग्री का बदला हुआ है। अब देखो P1 से P1 तो हो जाएगा कैंसिल, और इन दोनों का गुणा करो, वज्र गुणा, तो T1 प्लस 1, T1 प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा T1 इंटू 1.004, T1 इंटू 1.004, ठीक है। अब देखो
ये आ जाएगा 1 और T1 इंटू 1.004 और माइनस T1, तो यानी 1.004 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.004 T1, और यहाँ से T1 कितना हो जाएगा 1/0.004, तो मतलब ये 1000 जाएगा ऊपर, तो 1000/4, 1000/4 यानी कि 250 केल्विन। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर ए आ जाएगा। समझ गए? सवाल मस्त था, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट वाली बात, देखो मेन चीज क्या है सॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब ये नहीं इसमें क्या क्या चीजें मतलब सीखने वाली बातें थी। आपको लॉजिक तो चलो ध्यान ही था कि भाई P1, ये तो एक बेसिक सी बात है जो मैंने बताया लेक्चर में, जो सिखाया वो वाली बात है कि भाई P1/P2 T1/T2, ये चीज तो आपको समझ में आई। एक गलती बच्चे क्या करते हैं, ये 1 डिग्री, अब इसको में क्या करते हैं वो 100-200 जोड़ देते, फिर उसके बाद लिखते हैं, तो गलती हो जाती। चेंज कुछ भी बदला है ना, अंतर वहां पर वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर ये वाली पोजीशन, इसको भी सही से देखिए, उसके दाब में वृद्धि इतनी हो रही है, इतनी 0.4% की वृद्धि हो रही है, तो कुल मिलाकर वो कितना गया 1.004 P1। भाई आपन कहते ना कि ये मेरे तो 50% वृद्धि होगी, तो मतलब आपके 100 रुपए थे, 100 के कितने हो गए 150 हो गए, 50% वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब 100 तो था ही था, उसका 50% 50, तो 100 + 50 150 हो गया, ये वाली बात। सवाल बहुत अच्छा था, 250 केल्विन इसका आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखने में और आसानी रहेगी। चलो, ये कह रहा है एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम में गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार परिवर्तित होता है कि गैस अणु 20 जूल ऊष्मा मुक्त करते हैं एवं गैस पर 10 जूल कार्य किया जाता है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 40 जूल थी, तब इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी। तो आपको पता है ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, जो इसका प्रथम नियम है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है कि भाई डेल्टा क्यू बराबर वर्क डन किया गया कार्य, ठीक है, और डेल्टा यू ये भी बली, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात पता होनी चाहिए। आपको बता रहा है कि ये कह रहा है कि ऊष्मागतिकी प्रक्रिया में एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार परिवर्तित होता है कि गैस अणु 20 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। अगर कोई गैस से ऊष्मा बाहर निकलती है, निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसको लिखते हैं अपन नेगेटिव में, ये हो जाएगा -20 जूल, ठीक है। अब कह रहा है कि गैस पर 10 जूल, यानी कि गैस अगर गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो होता है पॉजिटिव, लेकिन ये गैस पर कार्य किया गया इसलिए आएगा नेगेटिव, -10 जूल, ठीक है। और ये जो है डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इसका क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये कह रहा है कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी थी 40 जूल थी। बस इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। 40 जूल थी, तो सिंपल सी बात है, ये कितना होगा -20, और ये इस साइड कितना माइनस का 50, तो ये 50 - 20 30, तो यू फाइनल कितना आ जाएगा, यू फाइनल 30 जूल, कितना हो जाएगा 30 जूल, ठीक है। बात क्लियर? इसमें कुछ नहीं था सवाल में, सिर्फ आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखते, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, सारा आपको बता रखा है मैंने चीजें, ठीक है ना। चलो, तो ये 4 सवाल हो गए, 2 3 4, 5वां, किस ताप पर गैस का आयतन इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है कि किस ताप पर गैस का आयतन इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा। तो आपको पता है सवाल नंबर 5 की बात करें तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। तो ये कह रहा है किस ताप पर गैस का आयतन इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सीधी सी बात है 273 क्या हो जाएगा
केल्विन। 273 केल्विन मतलब स्थिति फर्स्ट। क्या कह रहा है देख लो, ध्यान से लिख लो सही से, सवाल को पढ़ लिया। अब बस अब कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। फर्स्ट स्थिति में क्या कह रहा है, पी की बात नहीं हो रही, ठीक है, वी है ये, एन आर और टी कितना दिया हुआ है 273 273। सेकंड में बोल रहा है कि क्या हो रहा है, किस ताप पर, वो कौन सा ताप होगा कि आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर जो था आयतन उसका 3 गुना हो जाएगा आयतन, मतलब ठीक है। तो अब एक्चुअली जो पी तो पी रहेगा, ये आयतन वी कितना हो जाएगा 3v, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये था, और एनआर, ठीक है, और टी लिख दो, एनआर और टी आप लिख दो, ठीक है। बस आपके पास ये आ गया समीकरण। अब देखो समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो बोले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 1/3 एनआर से एनआर कैंसल 273 टी, यहां से टी बराबर कितना आ जाएगा 273 इंटू 3, 273 इंटू 3। ये किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा, ये किस में आएगा केल्विन में आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसको वो कर दो, इसका कर दो गुणा, 3 इंटू 3 9, 7 3 21 का 1 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 819, ठीक है, 819 केल्विन, ठीक है। चलो अब ये आपके केल्विन में आया है कि भाई इस ताप पर ये जो आयतन है वो 3 गुना हो जाता है। तो सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में होगा ये, सेंटीग्रेड में यदि बदलना है, टी इन सेंटीग्रेड, तापमान इन सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 मिनट, तो क्या करोगे आप 819 में से 273 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस। खेल समझ में आया, पूरा माजरा समझ में आया होगा आपको, जैसे कि भाई इसमें कुछ था नहीं चीज आपको इस हिसाब। बहुत बार बच्चे क्या करें डायरेक्टली भैया चलो 273 है, 273 का 3 गुणा 819, लेकिन वो 819 आप लोगे वो किस में आएगा केल्विन में आएगा। भाई फॉर्मूले में जो भी मान रखा जाता है केल्विन में रखा जाता है, फॉर्मूले से जो भी चीज बाहर आएगी वो भी किसमें आएगी केल्विन में आएगी। हाँ बेशर्ते यदि जहां वो अंतर की बात हो तब फिर वो सेम टू सेम हो जाता है, बाकी ये किसमें आएगा केल्विन में आएगा। तो केल्विन को आपको अभी सेंटीग्रेड में बदलना था, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 6, पहले इसको सेट कर देते हैं फिर सवाल नंबर 6 का आपको सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है दाब को नियत रखते हुए एक परमाणु गैस को क्यू उष्मा बहुत धीमे धीमे दी जाती है, गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। अब कह रहा है दाब को नियत रखते हुए, तो देखो समदाबी कैसा है, ये जो प्रक्रम है वो कैसा है समदाबी। तो आपको जब समदाब की बात होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान ही है
समदाबीय प्रक्रम की बात करें तो क्या होता है, Q इजिकल टू, ठीक है, डेल्टा Q बराबर क्या है, Q यहाँ पर Q की फॉर्म में दिया हुआ, चलो Q लिखेंगे अपन, ठीक है। Q क्या होता है, जो आंतरिक ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो F/2 NR डेल्टा T, और ये भी कितना होता है, NR डेल्टा T, ये किया गया कार्य NR डेल्टा T, यही तो होता है भाई। जो आपके ये किया गया क्या होता है, कार्य होता है। आपको पता हो तो समदाबी जो जो प्रक्रम है उसमें अपन यही तो लिखते हैं कि भाई वर्क, सॉरी, आंतरिक ऊष्मा और ये किया गया कार्य, तो इसको आप ये लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो, ये क्या आता है F/2 NR डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। अगर किसी को नहीं पता तो आपको थ्योरी जरूर रेफर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कहां से आया, क्योंकि जो कार्य कितना हो जाता है P डेल्टा V, तो PV इक्वल टू NRT से आपको पता है PV इक्वल टू NRT है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल्टा T हो जाएगा, NR डेल्टा T, तो P डेल्टा V को अपन क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T, और जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसके लिए फॉर्मूला यही है NR डेल्टा T। तो यहाँ जो वर्क होगा, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क एक्चुअली भी ये हो गया W, ठीक है, ये W वर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है इस सवाल को। तो यहां से देखो Q F/2 प्लस 1, और मैं इसको बाहर ले लूं NR डेल्टा T, और NR डेल्टा T क्या है, वर्क, किया गया कार्य। NR डेल्टा T क्या है, किया गया कार्य, उसके बराबर होता है। और चूंकि ये क्या है, एक परमाणु मोनो, तो जो मोनो के लिए क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, 1, एक परमाणु क्या है, एक परमाणु F इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, F इक्वल टू 1। आप देखो ये चीज जिनको नहीं पता वो थ्योरी की मेरी जो क्लास है वो एक बार जरूर देख ले, सारी चीजें अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो F इक्वल क्या होता है, 1, सॉरी 3, क्या 1 मुंह से निकल रहा है, हाँ, F इक्वल टू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लिख लो, देखो 3/2 और 1, तो यानी कि ये हो जाएगा 5/2, और ये इस साइड वो लिखोगे तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, इसको मैं 1 मिनट, अब देखो कितना लिख दो भाई, 3/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 5/2 W, यहां से क्या आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, 2 इस साइड 2Q/5, 2Q/5, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ गए, खेल समझ गए, इसका कुछ नहीं था सवाल में, आपको बिल्कुल ऐसे मतलब आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या पूछ लिया, कैसे पूछ लिया, ठीक सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूला ये है, सभी को पता है, CP/CV वाला अपन जो ये तो लिखते हैं, ये अपन ये जब दोनों मिलते हैं तो इसको F/2 प्लस 1, तो उसको क्या लिखते हैं, CP एंड डेल्टा T, वो ऐसे लिखते हैं ना अपन, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा CP/CV वाला संबंध, तो इसको अपन CP वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली ऐसे लिखना चाहो तो ये क्या है, W क्या है, किया गया कार्य, तो F/2 प्लस 1 ये आ जाएगा अंदर, तो इस हिसाब से 2Q/5। अब इसी सवाल को मैं, ये तो ऐसे दिया है, अब एग्जाम में मैं कुछ संख्या दे सकता हूँ कि भाई किया गया कार्य कितना है, 50, सॉरी जो मतलब उष्मा आएगी 50 जूल, उसको उष्मा दी जाती है, 50 जूल उष्मा दी जाती है, बताइए किया गया कार्य कितना होगा। तो ऐसा कैसा सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है।
चलो, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पहले इसको सेव कर लेते हैं। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि एक परमाणु गैस जिसका दाब P तथा आयतन V का रुद्धोष्म परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 भाग कर दिया जाता है, तो गैस का दाब क्या होगा। तो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए आपको पता है PV गामा इज इक्वल टू नियत कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, तो अब समीकरण लगा लो। ठीक है, कि P1 V1y बराबर P2 V2y, और ऊपर आ जाएगा गामा, घात सिंपल सी बात है, P1 V1y गामा जो भी है गामा है, और P2 V2। अब इस गामा की वैल्यू आपको ध्यान ही है, क्या होता है गामा। गामा होता है CP/CV। जो गामा होता है, गामा क्या होता है, गामा क्या होता है आप सभी को पता है, CP/CV। CP/CV, CP क्या होता है, CP/CV जब करोगे तो ये आएगा F/2 + 1 और CV का F/2 ये आता है। ठीक है, तो यहां से जब देखोगे तो ये एक्चुअली सभी को वैल्यू ध्यान ही होनी चाहिए। अब 1 + 2/f ये होता है हाँ, और ये क्या है, गैस कौन सी है, मोनो है, एकल, एक, इसमें क्या है, परमाणु है, एक परमाणु है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का 2/3, यानी कि ये आ जाएगा आपके 3 में 5/3, कितना आ जाएगा 5/3। अब कोई डाउट नहीं इसमें, तो ये 5/3 हो गया। तो सिंपल सी बात लिख लो, एक परमाणु गैस जिसका दाब P तथा आयतन V है। ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में है P, आयतन V y प्लस, या फिर इसको पहले इस फॉर्म में सेट ही कर दो ना, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। कैसे, आपको इसको इस फॉर्म में लिख दो, पहले P1 बटा P2 और ये V2, और इसको P1 की पावर गामा। तो अब क्या है कि भाई एक परमाणु का दाब P तथा आयतन V है। ठीक है, का रुद्धोष्म परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है। जो आयतन है वो क्या है, प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है। तो 1/8 यानी कि V2 कितना हो जाएगा, V1/8, V2 बराबर कितना हो जाएगा, V1/8/V1 पूरे की पावर गामा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा भाई आपके, यानी ये हो जाएगा 1/8 की पावर गामा कितना, 5/3। अभी 1/8 की पावर 5/3, इसको सर जी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप इस चीज को बताऊं तो 1/8 की घात है वो 5/3, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई x/y है, उसकी घात m है, ये पूरे की घात होता है x की घात m बटा y की घात m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको भी लिख दिया, 1 की घात 5/3 मतलब 1 और 8 की घात 5/3। अब देखो 8 की घात 5/3 मतलब आप 8 को क्या लिख सकते हो, पहले 2 की घात 3 लिख सकते हो, 2 की घात 3 ऊपर 5/3 घात में आ गया, घातों का गुणा, 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो बस यही चीज है, यही चीज था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/32, 1/32 यानी कि P2 कितना हो जाएगा,
P2 हो जाएगा 32 P1। तो जो कितना P1 यानी कि जो पहले का दाब था वो P उसके बराबर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 32P कितना हो जाएगा 32P। ठीक है, चलो ये सीवी वाला लॉजिक का, हाँ ये अपन यहाँ लगा लेते हैं। चलो बात क्लियर। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी और इसका मान गामा इक्वल 1 + 2/f आपको बता रखी चीजें। ठीक है, चलो 8वां, निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुदोष्म नहीं है। देखो रुदोष्म प्रक्रम क्या होता है, तो ये समझो रुदोष्म प्रक्रम ये होता है कि भाई Q बराबर 0, यानी कि निकाय और परिवेश के मध्य, मतलब निकाय, ठीक है, निकाय और इसके मध्य उष्मा का आदान प्रदान 0, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी जो प्रक्रम है वो प्रक्रम इतना फास्ट होगा कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। समझ गए, ये निकाय हो गया, ये निकाय हो गया, ठीक है, जिसमें गैस भरी हुई, और ये बाहर की चीज ये क्या है, परिवेश है। तो इनके मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, इनके मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा बिल्कुल भी। तो देखो वायु में अनुदैर्ध्य जो तरंग है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो बहुत तेज गति से जाती है, बहुत फास्ट। तो वो भी प्रक्रम ऐसा फास्ट होता है कि मतलब उसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो निम्न में से ये क्या है, ये भी क्या एक तरीके से रुदोष्म प्रक्रम है। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, कौन सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, तो उनका जो संचरण होता है ध्वनि तरंगों का वायु में संचरण कैसा है, प्रक्रम रुदोष्म प्रक्रम है। एग्जाम में सवाल पूछा भी जा सकता है कि ध्वनि तरंग है उनका वायु में संचरण रुदोष्म प्रक्रम, क्योंकि वो ध्वनि तरंग इतनी फास्ट गति से जाती है कि उष्मा के आदान प्रदान का समय ही नहीं मिलता। समझ गए, वायु भरे गुब्बारों का अचानक फटना, गुब्बारा भी फट गया अचानक से, वो घटना एकदम इतनी फास्ट हुई कि मतलब गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस और जो बाहर का जो था परिवेश उसके मध्य उष्मा के आदान प्रदान का समय ही नहीं मिला, उष्मा का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। उसी प्रकार CO2 गैस से भरे सिलेंडर का एक खोलना या फटना, वो भी सेम टू सेम चीज है। तो ये तीनों ही क्या प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम है। बर्फ का गलना रुदोष्म प्रक्रम नहीं है, बर्फ का गलना एकदम से नहीं होता कि एकदम से बर्फ है एकदम से पानी बन गया, नहीं, वो धीरे धीरे होता है। ये अगर कुल मिलाकर देखें तो ये किस टाइप का प्रक्रम, ये समतापी है, क्योंकि समान ताप पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होता है, बर्फ होता है, और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी में बदलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, समतापी प्रक्रम है। बाकी सारे क्या है, रुदोष्म प्रक्रम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, निम्न में से कौन सा रुदोष्म प्रक्रम नहीं है, ये नहीं होगा। बाकी जो भी प्रक्रम फास्ट होते हैं बहुत एकदम से, जहां उष्मा के आदान प्रदान का समय नहीं मिलता, वो होता है रुदोष्म प्रक्रम। तो डेल्टा Q = 0, निकाय और परिवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, 9th, किस प्रक्रिया में निकाय को दी गई उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है। किस प्रक्रिया में निकाय को दी गई उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो ये दी गई उष्मा पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित, तो यानी कि Q, W और U ये पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित कब होगी, जब U बराबर 0। ठीक है, यानी कि जब डेल्टा U बराबर 0, यानी कि इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा U बराबर 0, अतः डेल्टा T बराबर 0, ताप में परिवर्तन क्या होगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये समतापी प्रक्रम, कौन सा है, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होगा, ताप समान रहेगा, ताप बदलेगा नहीं। भाई ताप नहीं बदल रहा, ताप वो का वो, तो जो आंतरिक ऊर्जा वो किस पर डिपेंड करती है, ताप पर। तो आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी, आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी तो जो उष्मा दोगे वो पूरी पूरी किस में जाएगी, कार्य के रूप में। ठीक है, समदाबी तो है नहीं, और समदाबी में भी मतलब ठीक है, सम
आयतनिक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फिर अपन उष्मा दे ही नहीं सकते, ठीक है, डी वाले में। तो समतापी प्रक्रम, ठीक है, ये हो जाएगा 9th का। ये सवाल वो का वो सेम टू सेम सवाल जो अभी अपने पीछे किया ना, सवाल नंबर 7, इसका भी आंसर डी। सवाल 7 वाला ही सवाल है ये, एक्चुअली डबल डबल हो गया, सवाल नंबर 7, ठीक है। एक कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है? 1/5 है, और इसके सिंक का ताप कितना है? 50 केल्विन कम करने पर दक्षता 1/3 हो जाती है, तब सिंक का ताप होगा। तो देखो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? 1 माइनस T2/T1 ये होता है। एक्चुअली T2/T1 क्या होता है? 1 माइनस T कोल्ड बटा T हॉट, T कोल्ड बटा T हॉट, ये होता है स्रोत, ये होता है सिंक, ये होता है स्रोत और ये होता है सिंक, ठीक है। तो अब देखो आपके इस सवाल के हिसाब से, अरे यार जो करना है वो तो होता नहीं है, दूसरा आ जाता है, हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि कार्नो इंजन की दक्षता 1/5 है, ये कह रहा है 1/5 है, इसके सिंक का ताप 50 के कम करने पर दक्षता 1/3 हो जाती है, तब सिंक का ताप होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंक का ताप क्या होता है? सिंक का ताप क्या होता है आपको पता है, स्रोत और सिंक का ताप Tc, सिंक का ताप Tc, और जो स्रोत का क्या होता है? T हॉट, वही, ठीक है। ये कह रहा है कि दक्षता कितनी है? 1/5 है, पहले कितनी है? 1/5, तो 1/5 1 माइनस Tc अपॉन T हॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? ये समीकरण 1, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि 1/3 हो जाती है दक्षता। दक्षता कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब होती है? सिंक का ताप 50 केल्विन कम करने पर, तो यानी कि Tc माइनस 50 बटा T हॉट, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो आप, इनमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को वो क्या कर दो? माइनस कर दो, या तो ये कर दो, या फिर आप समीकरण 1 से टी हो एच का मान निकाल लो, TH का मान निकाल लो। तो देखो क्या करो, सिंपल जी, आपको TC का मान निकालना क्या? TC निकालना है, निकालने को क्या बोला है? TC निकालना है ना, TC आपको क्या करना? निकालना है। तो आप TH की फॉर्म में इसको ले आओ, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? TC बाय TH, 1 माइनस 1/5। मैं बिल्कुल जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, मतलब आप एज ए स्टूडेंट आप कैसे सोचते हो उस हिसाब से मैं चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को सॉल्व करना होता तो मैं टिक लगातार ऐसे करा के कर लेता। आज एज ए स्टूडेंट मतलब आप जैसे कि सॉल्व करते हो, तब कैसे आपका दिमाग चलता है किस हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे जो जिनको फिजिक्स अच्छे से आती है वो बहुत फास्ट तरीके से भी वो कर लेंगे, बाकी नॉर्मल मान के चलता हूँ कि भाई हाँ आपको बेसिक चीजें पता थोड़ी बहुत, ठीक है। और फिर अब उस सवाल को कैसे सॉल्व करना, उस अप्रोच के साथ मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो 1 TH इस से 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 5 माइनस 4/5, तो यानी कि TC बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 TH। TC बराबर कितना होगा? 4/5 TH, ठीक है। अब देखो यहां से, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा TC माइनस 50 बटा TH बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 यानी कि ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3। और यहां से देखो TH है
तो इस टी एच की जगह आप क्या, टी एच अगर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो आप क्या लिखोगे इस टी एच की जगह, सॉरी टी, आपको टी एच का मान निकाला था ना, टी एच बराबर क्या आ जाएगा, 5/4 टी सी लिख सकते हो उसको, टी एच बराबर 5/4 टी सी। एक मिनट उल्टा, टी सी, ठीक है। चलो यहां से, यहीं से आया क्योंकि अपने को इस फॉर्म में लाना था, तो यहां से टी एच बराबर देखो टी सी -50 2/3 इंटू 5/4 टी सी, 5/4 टी सी। अब देख लो, और कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10/12, 10/12 यानी कि ये कितना आया आपके, टी सी माइनस 10/12 यानी कि 5/6 टी सी बराबर कितना, 50 इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये देखो 6 टी सी माइनस 5 टी सी, टी सी और ये 6 नीचे था ही था, 6 इस साइड चला जाएगा, 6 × 50 कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। समझ गए, तो ये आ जाएगा आपके आंसर बी, बी आपके आ जाएगा आंसर। ये भी सवाल बहुत मस्त था, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को करना था, अप्रोच समझिए। 11वां कह रहा है किसी प्रशीतक रेफ्रिजरेटर, एक बात ध्यान रखना, अब की बार सवाल रेफ्रिजरेटर का आ सकता है, ये पूरा चांसेस है, क्योंकि लगातार पिछले बहुत टाइम से मतलब कार्नो इंजन लग रहा है, एक सवाल इस पे भी पूछा जा सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका जो सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर जिसको बोलते हैं निष्पादन गुणांक, निष्पादन गुणांक, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है, Q2 या फिर T2 T1 माइनस T2 T2 T1 माइनस T2, ये होता है। मतलब इसमें क्या होता है, तो आप देखो ये रेफ्रिजरेटर निष्पादन गुणांक 5 है, यदि प्रशीतक का भीतरी ताप -20 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये प्रशीतक के बाहर और जहां ये उष्मा बाहर फेंकता है का तापमान होगा, ठीक है। यदि प्रशीतक का भीतरी ताप -20 डिग्री सेल्सियस हो, तो प्रशीतक के बाहर और जहां ये उष्मा बाहर फेंकता है का तापमान होगा, ठीक है। देखो इसमें है ना, ये कार्नो इंजन का उल्टा होता है, कार्नो इंजन का उल्टा होता है। जो कार्नो इंजन में क्या होता है, अपने स्रोत और ये होता है सिंक, ठीक है। तो स्रोत से क्या होता है, उष्मा सिंक की तरफ इस साइड जाती है, जबकि इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें भाई ये होता है गर्म, ये होता है ठंडा। ये जो कार्नो इंजन में क्या होता है, अपन उष्मा का प्रदान गर्म से ठंडे की हो जाता है, तो सिंपली ये हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, ठंडे को और ज्यादा करना ठंडा, भाई प्रशीतक यानी कि फ्रीज, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो ठंडी चीज है उसको और ज्यादा करना, ठंडी और ज्यादा ठंडी करना है, और ज्यादा ठंडी करना मतलब इससे अपने को उष्मा निकालनी पड़ती है, तो इससे उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ये अपने मतलब ये सिद्धांत होता है इसमें, ठीक है। तो टी हाँ, तो सीओपी कितना होता है, T2 T1 माइनस T2। ये कह रहा है यदि प्रशीतक का भीतरी ताप, यदि प्रशीतक का भीतरी ताप कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो -20 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसको आप क्या लिखोगे, देख लो, मैं सारा आपका T1 T2 का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेता हूं। इसमें T1 क्या होगा, वही T हॉट, ठीक है। और ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना, निकालना है, ठीक है।
आपको दिया हुआ क्या है, T2 यानी कि TC कितना दिया हुआ है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 273 जोड़ दो और बदलेगा किसमें, केल्विन में, तो ये जाएगा, आ जाएगा 253 केल्विन, 253 केल्विन। और आपको COP कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, COP कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5। अब देख लो T2 की जगह कितना लगेगा, 253, T1 -253, ठीक है। अब देखो यहां से वही ये कर दो गुणा भाई, 5T1 माइनस 253 इंटू 5 बराबर 253, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 253, T1 कितना हो जाएगा, इस साइड लेके जाओगे तो 6 इंटू 253 बटा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 बटा 5 कुछ समथिंग, मतलब ये आएगा 300 और कुछ और आएगा। जब इसको बदलोगे ना तो ये आपके लास्ट में ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा आंसर, ठीक है। ये आपके आएगा किसमें, केल्विन में। देखो 250 में आप 5 का भाग दो, ये आ जाएगा 50, 50 इंटू 6 300। अब 300 जो केल्विन में आया, 300 और कुछ और ही आएगा, बाहर ही आएगा क्योंकि 3 और है। इसको जब आप इसमें बदलोगे, सेंटीग्रेड में बदलोगे तो 273 करना माइनस, तो ये लगभग आपके 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक जो अपन ने जो ऊष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर की बात की थी, उसमें आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो निकाय होता है, ये होता है अपना फ्रीज, ठीक है, ये फ्रीज होता है। तो फ्रीज के अंदर क्या होता है, तापमान ठंडा होता ही है। ये बाहर का क्या होता है, वातावरण, बाहर का वातावरण, ठीक है, या फिर बाहर का जो परिवेश है, ये निकाय हो गया, ये हो गया बाहर का परिवेश। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा यहां से बाहर फेंकनी है अपने ऊपर, इसमें ऊष्मा बाहर फेंकी जाती है, समझ गए। तो ये आपके क्या होता है, टी कोल्ड पे होता है, टी हॉट पे होता है, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, जो अपने कार्नो इंजन में तो क्या होता है, ऊष्मा टी हॉट से टी कोल्ड की तरफ आती है, लेकिन इसमें ऊष्मा टी कोल्ड से टी हॉट की तरफ जाती है। और इसका होता है जो निष्पादन गुणांक होता है, वो COP T2 बटा T1 माइनस T2, ठीक है। यानी ये हो जाएगा T1 और टी कोल्ड यानी कि ये T2, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और इस पे सवाल इस बार आ भी सकता है। और अगर कुछ डाउट हो जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया, थ्योरी क्लास एक बार जरूर देख लेना। चलिए चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो सवाल नंबर 13, निम्न में से किस ताप युग्म के लिए कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम है। अब देखो सवाल कितना मस्त था। कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, 1 माइनस टी कोल्ड बटा टी हॉट, 1 माइनस T2 बाय T1, टी कोल्ड बटा टी हॉट। अब तो ये कह रहा है किस ताप युग्म के लिए कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम है। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, इन्होंने भाई आपको दिमाग लगाना था, इस सवाल को सिंपल ही करना था। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अलग अलग तापमान रख के दक्षताएं निकाली होगी, फिर उसके बाद आपने वो आंसर निकाला होगा। आंसर निकाला जा सकता है, ये सवाल टफ नहीं था, ये आपके टाइम वेस्ट के लिए दिया गया था कुल मिला के। देखो सवाल को कैसे सोल्व करना था भाई, आपको पता है n 1 माइनस TC बाय TH, यानी कहने को कि किसकी दक्षता ज्यादा होगी, मतलब तो आपको क्या करना था सभी के लिए, जिसके लिए ये TC बाय TH का मान न्यूनतम होगा उसके लिए दक्षता ज्यादा, TH बाय TH, TC बाय TH का मान न्यूनतम, जिसके लिए ये न्यूनतम होगा उसके लिए क्या होगी, दक्षता होगी अधिकतम, दक्षता उसके लिए होगी अधिकतम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। कि पहले तो आप चेक कर लो
भाई TC बाय TH, TC बाय TH, और सारा का सारा मान आपको किसमें दिया हुआ है? केल्विन की फॉर्म में। गई भाई साहब लाइट। तो चलिए, तो TC बाय TH न्यूनतम होगा तो क्या होगा, दक्षता जो है वो आपके ज्यादा होगी अधिकतम। तो ए ऑप्शन को चेक किया जाए। ए के लिए देखो आप, TC बाय TH, टी कोल्ड कितना 60, टी हॉट कितना 80, तो 8/6, 8/6 यानी कि 4/3, 4 सॉरी टी कोल्ड बटा टी हॉट ना, 60/80, 60/80 यानी कि ये हो जाएगा 3/4, 3/4 यानी कि 0.75। ये कितना आ जाएगा 0.75। अगर बी ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन के लिए चेक करें, तो बी ऑप्शन के लिए कितना हो जाएगा 80/100, 80/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8। सी ऑप्शन के लिए चेक करें तो कितना 40/60, ठीक है, 40/60, तो यानी ये हो जाएगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.66, ठीक है। और डी ऑप्शन चेक करें 20/40 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ये देखो भाई 1 - 0.5, तो सबसे ज्यादा किस केस में होगा? डी वाले केस में, डी वाले ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, ये इस वाले के, क्योंकि इस वाले केस में ये कितना आ जाएगा मान 0.5, तो 1 - 0.5 0.5, बाकी के लिए ये क्या ज्यादा है 0.66 है, ठीक है, 0.8 है, ठीक है, और 60/80 0.75 है। बात क्लियर? चलो, तो ये हो गया सवाल नंबर। अब सवाल नंबर 14, कार्नो इंजन जो दो तापमानों T1 500 केल्विन, T2 300 केल्विन के बीच कार्य करता है, कार्नो इंजन की दक्षता होगी। कार्नो इंजन की दक्षता इसके निकाल ही लो। कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? वही सिंपल सा फॉर्मूला, 1 माइनस कितना T कोल्ड बटा T हॉट, ये कितना जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/5, कितनी आ जाएगी दक्षता 2/5। अब 2/5 है, ठीक है, अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो दक्षता यदि परसेंटेज में बात करें 2/5 × 100, ये कितना हो जाएगा 40%। तो 40% कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा 40%, ठीक है। चलो, और एक सवाल ये सेम टू सेम ये डबल हुआ था, यानी कि इस बार क्या हो गए 2 सवाल डबल हो गए, कुल मिला के 2 सवाल क्या हो गए डबल। एक ये भी डबल ही था, सवाल नंबर 15 भी सेम टू सेम ही था, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स के सवाल पूरे हुए। अब जनरल साइंस की, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम, किसके द्वारा? जाइलम। ये जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी आप पढ़ते हो ही हो, बिना बायोलॉजी लेबोरेटरी है ही नहीं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। सिंपल सा सवाल था। मैंने कहा ना जनरल साइंस के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आपके उसी में से मिल जाएंगे, जो पीसीबी पढ़ रहे हैं ना उसी में से मिल जाएंगे। किस रोग के निदान के लिए एलिसा टेस्ट? एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.4। रक्त के पीएच का मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। और पीएच कितना होता है? 7.4। प्रकाश वर्ष, ये मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। वर्ष मतलब ये समय का मात्रक नहीं, ये दूरी का मात्रक है। कि भाई जो मतलब सूर्य और मतलब वो एक दूरी नापते हैं, वो प्रकाश वर्ष की फॉर्म में होती है। कि इतना टाइम, मतलब इतनी दूरी है, मतलब इतना टाइम जितना, मतलब आप उसको ये टाइम की फॉर्म में दिया प्रकाश वर्ष, वर्ष समझ के टाइम नहीं करनी, दूरी का मात्रक है। इसलिए सवाल पूछा गया। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलो, फिर है निम्न में से कौन सी
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी होती है? ग्रीन हाउस में ये सारी है। CO2 उसमें होती है, ठीक है, मीथेन उसमें होती है, नाइट्रस ऑक्साइड उसमें होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। ग्रीन हाउस गैस में ऑक्सीजन नहीं होती। सोडियम धातु का संरक्षण, अब नेक्स्ट केमिस्ट्री के सवाल। सोडियम धातु का संरक्षण किया जाता है। तो सोडियम आपको पता है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा ये मतलब पानी के साथ भी क्रिया कर लेता है, हवा के साथ भी क्रिया हो जाती है। मतलब आप यदि इसको पानी में भी नहीं रख सकते, पानी हवा उनके साथ ये जल्दी से क्रिया कर लेता है। तो इसको क्या करते हैं अपन? केरोसिन में रखते हैं। ध्यान रखना ये सवाल बहुत बार आता है। सोडियम धातु का संरक्षण किया जाता है इसमें, केरोसिन में। कुछ गुणों में लिथियम व अन्य सार धातु से, मैं अपन ने बात की थी कि लिथियम है वो उस वर्ग, जो वर्ग है उसके सभी जो दूसरे तत्व उनसे क्या भिन्न है। और भिन्न होने का जो कारण है वो क्या होता है? सोडियम परमाणु का लिथियम का छोटा, ये क्या है? इसका कारण है लिथियम का छोटा आकार, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ सोडियम एटम एंड लिथियम आयन। ये ऑप्शन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है कुछ, ठीक है, क्योंकि लिथियम का क्या होता है? आकार छोटा होता है। लिथियम के छोटे आकार के कारण वो अपने वर्ग के बाकी जो तत्व है उनसे क्या भिन्नता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये आपको लिखवा रखा है सब कुछ, मतलब लिथियम का असामान्य व्यवहार आपको बता भी रखा है, ठीक है। ये कह सारी मृदा धातुओं में अधिकतम विद्युत धनात्मक धातु कौन सी है? तो अब देखो ये दिया, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो साफ बात है जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होगा, और बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, बाहरी कोश की इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, तो वो आसानी से अपने जो मूल परमाणु उसको छोड़ के जा सकता है, यानी कि वो क्या हो सकता है? विद्युत धनात्मक बन सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ये, समझ गए? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेरियम, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ऊपर से नीचे जाना पर क्या आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आसानी से मुक्त हो सकता है, आसानी से मुक्त हो सकता है। आसानी से मुक्त होगा तो मतलब साफ बात है वो विद्युत क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो किसके लिए होगा? बी है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या कारण होता है? आकार बढ़ता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र है ये डी, Na2CO3 और 10H2O। ये क्या है? वॉशिंग सोडा का सूत्र। एज ए जनरल साइंस भी ध्यान रखना, ये काम की चीज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन क्या? Ca2CaSO4.H2O। अब बहुत बार आपको ऐसे भी दे सकते हैं, CaSO4.1/2H2O, तो ये भी सही है, ये भी सही। इसी को आप यदि 2 से वो कर दो गुणा, 2 से गुणा करोगे तो एक्चुअली ये वही बन जाएगा, CaSO4.H2O। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई CaSO4 का तो एक अणु उसका और इसका H2O का आधा अणु, मतलब इसके मुकाबले आधा। अब यदि इसके 2 लिए तो इसका हो जाएगा 1, और यदि इसका 1 लिया तो इसका आधा। कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बार ऑप्शन में आप ये मत सोचना कि यार 2CO4.H2O ऐसा ही होगा, CaSO4.1/2H2O भी लिख सकते हैं, समझ गए? कुल मिला के जितने अणु उसके आधे इसके होंगे, इसके 2CO4 तो इसका 1 हो जाएगा, इसका CaSO4 तो इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, आधा। बात क्लियर? निम्न में से कौन सी गैसीय अणु एक, मतलब क्या होता है? which of the following gaseous molecule is monoatomic? मोनोएटोमिक तो मतलब आपको पता है नाइट्रोजन कैसी होती है? N2 की फॉर्म में होती है,
ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है, ये Cl2 होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है वो ओनली फॉर He, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? वायुमंडल में नहीं पाई जाती वो कौन सी होती है? रेडॉन। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव है, ये क्या है? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ठीक है। वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो वो है ऑर्गन। ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको बताएं 78% तो होती है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, ठीक है, और लगभग 21% के आसपास होती है O2, और ये होती है लगभग, ये आप देख लो अगर 0.93% मतलब, ठीक है, के आसपास होती है, ये होती है ऑर्गन गैस, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना का वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अगर नॉर्मल बोलेंगे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो कौन होती है? नाइट्रोजन। लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस होती है ऑर्गन, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑर्गन वाला, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है, वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसको आप सवाल डिलीट ही मान लो, ये क्या है? विवाद वाला केस है, डिलीट, इस सवाल को डिलीट किया जाता है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा 3 क्षार वाला अम्ल है, यानी कि ट्राई बेसिक एसिड, यानी कि मतलब क्या है? 3 जो इसमें से OH निकल सकते हैं, तो 3 OH मतलब जो बॉन्ड है वो कौन सा वाला है? वो H3PO4 है। क्या है? H3PO4, ठीक है। सोडा वाटर तैयार करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। सोडा वाटर के लिए कौन सी होती है? CO2। जो सोडा वगैरह उसमें आती है वो कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। ऐसे जनरल साइंस में बहुत बार पूछा गया इस वाली। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो क्षारीय गुण है, आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो क्षारीय गुण होते हैं वो मतलब लीना की रबड़ी, वो क्षारीय गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है LiOH, अलीना की रबड़ी, सस्ती एंड फ्री। हाँ, लीना की रबड़ी सच्ची है। फिर तो सारे गुण है ना ऐसे बढ़ते हैं, आपको लिखा रखा है, सब कुछ चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो सबसे अधिक सारी कौन होता है? RbOH, ठीक है। हाँ, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। फेल्सफोर का अणु सूत्र है, ये भी लिखा रखा है सारी चीजें, K2O.Al2O3.6L2। निम्न में से कौन सा चलकोजन नहीं है? निम्न में से कौन सा चलकोजन नहीं है? तो आपको पता है चलकोजन कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन फैमिली वाले होते हैं वो होते हैं चलकोजन। तो अपने जो नाइट्रोजन आपके किसमें इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो O सनम, फिर आपको बता ही रखिए सब ट्रिक, ठीक है, जैसी भी है आपको अपने हिसाब से। ये हो गए सवाल 14। चलो इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो अब देखो ये केमिस्ट्री का लास्ट सवाल है। केमिस्ट्री का लास्ट सवाल क्या कर रहा है? व्हाट इज एक्वारेजिया? अम्लराज। अम्लराज होता है 1/3 HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण, यानी कि क्या आप HNO3 तो लोगे कितना? इन दोनों का मिश्रण 1, और HCl कितना लोगे? HCl लोगे 3, मतलब इनका 1:3 का मिश्रण। 1:3 का जो मिश्रण होता है
वो आपके होता है एक्वारेजिया। ठीक है, वो क्या होता है? अम्लराज। यानी कि कुल मिला के समझ लो कि 100 ml तो आपने लिया HNO3, 300 ml ले लिया HCl, तो वो बन जाएगा एक तरीके से अम्लराज। 1:3 में लेना है। ठीक है, तो 1:3 का जो मिश्रण है वो बन जाता है आपके अम्लराज। क्या बन जाता है? अम्लराज। इस तरीके से अपने केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन 15 थे वो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो के लिए मैंने पहले बता रखा है कि भाई साथ में आपको मनी जानी सर साथ में आप सॉल्यूशन बता देंगे। 3 जब माइनर टेस्ट 03 होगा ना, उसके बाद तीनों टेस्टों का सॉल्यूशन जो 15 वो बिल्कुल अच्छे से वो एक्सप्लेन करके वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से आंसर टिक करवाता हूँ कि भाई रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्त्राव आपके होता है सी ऑप्शन, आमाशय से। लैंगरेंस की दीपिका कहाँ मिलती है? लैंगरेंस दीपिका कहाँ मिलती है? ए, अग्नाशय में। ठीक है, फेफड़ों की कुल क्षमता, तो इसका सी है 5800 ml। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एग्जेलेशन? ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है? बी, डायफ्राम व बाह्य अंतरा पशु पेशियां। भाई साहब क्या शब्द है! ठीक है, बी। 5वां, रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये तो बहुत बार मतलब देखो, इसका बी ऑप्शन। ये तो एज ए जनरल साइंस भी बहुत बार आता है, ध्यान रखना। 120/80 वाला। ठीक है, ये तो मुझे खोपड़ी में छपा हुआ है, मेरे भी। वर्तनी का संबंध है ए, वक्र से किडनी। 8वां सवाल, बी ऑप्शन इसका, अपवायी धमनी का। आद्य में संकुचन प्रारंभ होता है, बी, दाएं आलिंद से। मानव के हड्डी की उत्पत्ति, सी, मीसोडर्मल। थकान रहित मांसपेशियां होती है, थकान रहित मांसपेशियां होती है, सी, अनैच्छिक शाखित ब्रांच। ठीक है, 12वां, तंतु निर्माण, ए, एक्टिन में। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा, डी, रासायनिक ऊर्जा। क्या बात है, रासायनिक ऊर्जा काम में आती है श्वसन में। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है डी, कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, 14 नंबर, पुपुर कोशिकाएं, पुपुर नहीं कुपुर, कुपर कोशिकाएं कहाँ मिलती है? यकृत, लीवर में। मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? सी, यकृत। तो मतलब कुछ एक सवाल तो ऐसे है जो मतलब आपको माइंड में जब आप 9-10 में पढ़े होंगे तब के सेट है। मतलब इसमें से 3-4 सवाल तो ऐसे थे जो मतलब आप एक अगर 9-10 की साइंस भी आपने अच्छे से पढ़ी है तब भी ये कर सकते हो मतलब। ठीक है, तो वो ऐसे सवाल तो कभी गलत होने नहीं चाहिए, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते भी है। ठीक है, कुछ सवाल बहुत सिंपल आते हैं, कुछ मीडियम आते हैं, कुछ अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।